बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, कल तक कहा जा रहा था कि अली बिन गंडापुर ने जाते ही उन्होंने माजरत करते हुए माफ़ी मांगी थी, लेकिन आज अली बिन गंडापुर ने एक बार फिर उन्होंने ऊंची आवाज़ में आज उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी दे डाली है और साथ साथ उन्होंने बराह रास्त अफगानिस्तान के साथ बात करने का ऐलान भी कर चुके हैं। ये किस हवाले से बात करना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ और उन्होंने क्या कहा है और कैसे उन्होंने कहा कि मेरे दिल में बहुत सी राज़ें दफन हैं, अगर मैं बताऊंगा तो मुल्क और कौम के बारे में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और नफरत पैदा हो सकती है। ये आज उन्होंने बड़ी तिल्ख खेज किस्म की गुफ्तगू की है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत के पाँव से ज़मीन आज खींच ली है। आज उन्होंने भी साफ इनकार किया है हुकूमत को। मौलाना ने भी अब ये जो एक उम्मीद बाकी थी वो भी अब हुकूमत के सामने जो है वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है और बिलावल भुट्टो दौड़ते हुए वज़ीर-ए-आज़म के पास पहुंच चुके हैं। वजह क्या बनी है ये भी बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करते हुए हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर तकरीबन 8 से 10 घंटे 2 रोज़ कबल जब वो अचानक गायब हो गए तो उसके बाद मुख्तलिफ खबरें सामने आ चुकी, जिसमें जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी एजाज सईद ने कहा कि उन्होंने जाते हुए ही उन्होंने एक मखसूस जगह में बुलाया गया था और वहाँ वो पहुँच गए। 3 सीनियर बंदे बैठे हुए थे, वो कोई सियासतदान नहीं थे बल्कि वो खुफिया एजेंसी के बंदे थे। 3 सीनियर बंदों के साथ उन्होंने पहुँचते ही उन्होंने माजरत की और उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये खबर गर्दिश कर रही थी। उसके बाद सब कह रहे थे कि अब पे वो फौरी तौर पर जो है यहाँ से केपी भी रवाना हो चुके थे। अली बिन गंडापुर यहाँ रुके भी नहीं थे इस्लामाबाद। उसके बाद कहा गया कि अब जो है अली बिन गंडापुर कंप्रोमाइज हो चुके हैं, आइंदा के हवाले से भी उनको वार्न किया गया है, अब वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन आज अली बिन गंडापुर ने आज खुल के उन्होंने बात की है और बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है। आज ये बार कौंसल्स एसोसिएशन की एक तकरीब थी, उस तकरीब में बड़ी तादाद में वकला मौजूद थे। उन तमाम वकला के सामने उन्होंने सख्त जुमलों का बाकायदा वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अली बिन गंडापुर ने, मैं इसकी कुछ तफसीलात ज़्यादा हैं उनकी गुफ्तगू के, वो तमाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तफसीलन आप लोगों ने सुनना है। फिर अफगानिस्तान से किस मामले पर बात करना चाहता है वो भी आखिर में आप ज़रूर मुलाहिजा फरमाएंगे। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और आज़ाद इंसान हूँ, आपको मुझे जवाब देना होगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा और पूछूंगा और मैं आवाज़ ऊंची करूँगा और निकलूँगा। ये उन्होंने वाजे कर दिया है। अली बिन गंडापुर ने बहुत से मामलों पर उन्होंने तफसीलन बात की है। सहाफ़ियों के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की थी उस पर भी उन्होंने बात की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्होंने बात की है नेब के हवाले से। उन्होंने कहा कि नेब एहतसाब के लिए नहीं बल्कि इंतकाम के लिए बनाया गया है। 6 माह से एक वज़ीर आला कह रहा हूँ कि मुझे 1 घंटे में 7 अजला में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और जहां एफआईआर दर्ज हो रही थी वहां मैं मौजूद ही नहीं था, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और फिर कहता है कि और जब मैं ललकारूं तो मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारा मज़ारा हूं। ये उन्होंने सख्त अंदाज में वो बोल चुके हैं। फिर उन्होंने आगे कहा अली बिन गंडापुर ने कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, आज़ाद हूँ और आपको मुझे जवाब देना होगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा और पूछूंगा और मैं आवाज़ ऊंची करूँगा और निकलूँगा। ये उन्होंने वाजे कर दिया है। फिर आगे उन्होंने कहा, अली बिन गंडापुर कह रहे हैं कि जिस सुपरिटेंडेंट जेल ने गिरफ्तार शख्स को रात को किसी के हवाले कर दिया तो जवाब तो देना होगा। सुपरिटेंडेंट को नाम लेना पड़ेगा और तोते की तरह उगलवाऊंगा। और कहा है कि और नाम भी लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर वहां अपडेट हो सकता है तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर यहां भी अपडेट हो सकता है। यह वाजे कर दिया है। अली बिन गंडापुर ने मजीद कहा है कि कोई शर्म, कोई हया और कोई लिहाज कुछ भी नहीं बचा है। जितना ज़रफ और जितना कुछ मैंने दिल में रखा हुआ है, हल्फिया कहता हूं कि वो बानी पीटीआई को भी मैंने नहीं बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बानी पीटीआई के दिल में नफरत पैदा हो। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को भी नहीं बताया है ताकि नफरत पैदा नहीं हो। नफरत पैदा होने से
मुल्क और कौम का नुकसान हो सकता है, ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया। मुमकिन है अली बिन गंडापुर की कल की होने वाली मीटिंग में भी मेरे ख्याल में उनके साथ सख्ती से किसी ने बात की हो, मुमकिन है उनको वार्न किया हो, मुमकिन है उनको कहा होगा कि आपने ये चीज़ें आपने क्यों बोली, अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा, ये हशर होगा। मुमकिन है इस तरह की चीज़ें हुई होंगी और उसकी दिल आज़ारी हुई होगी, मुमकिन है वहाँ उन्होंने माफ़ी भी मांगी होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तमाम बातें मैंने दिल में दफन रखी है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है। मुमकिन है इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। ये मैं कह रहा हूँ कि मुमकिन है ये ऐसा हुआ होगा। कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें मेरे दिल में दफन है, मैंने किसी को नहीं बताया है। फिर वो आगे कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर आप ये काम शुरू कर रहे हैं कि मैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद नहीं जा सकता हूँ, तो चैलेंज करता हूँ कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया। गलत पॉलिसियों वालों से कहता हूँ रहम करो, जिनकी पॉलिसियों से नुकसान हो रहा है उनका नाम लेकर निशानदही करें। एपेक्स कमेटी की इजलासों में कहा है कि मेरी अवाम और पुलिस का एतमाद खत्म हो चुका है। फिर उन्होंने बड़े सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया है। फिर आगे उन्होंने वाज़ेह तरीके से कहा है कि जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं इनको सोचना होगा कि किस तरह की पॉलिसियां बन रही है और इनकी पॉलिसियों की वजह से बाकायदा मुल्क का नुकसान हो चुका है, तो इन पॉलिसियों पर जो है गौर करना होगा। गलत इकदाम की वजह से मुझे चैलेंजेस का सामना है। पुलिस और पख्तून कल्चर को किसने तबाह किया, बेहतरीन पुलिस से हुक्मरान ने कैसे काम लिए, जो वो नहीं करना चाहते थे। ना वो चपलूस है, ना किसी का चमचा है और ना किसी के वो गुलाम है। फिर उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की है। अली बिन गंडापुर ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मैंने कई बार बता दिया कि भाई अफगानिस्तान में वफद को भेजने दें, वो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बात करें उनसे, चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर सकें, उनसे मुज़ाकरात कर सकें, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सके। कहा कि इस पर किसी ने तवज्जो ही नहीं दिया। मेरा खून बह रहा है, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा। और फिर वो आगे उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करता हूँ आज खुद अफगानिस्तान से, उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। अपनी पॉलिसियां अपने घर में रखो। मैं बसियत, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अपनी जो पॉलिसियां हैं वो अपने घर में रखो तुम, मैं अफगानिस्तान से खुद बात करूंगा। मैं बहसियत सोबा अफगानिस्तान से बात करूंगा, वफद भेजूंगा, अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करूंगा और मसले का हल बाकायदा हल करूंगा, मसला हल करूंगा। ये उन्होंने वाज़ेह तरीके से दो टोक अंदाज में कहा है कि मैं ज़रूर इस हवाले से मैं अफगानिस्तान से भी बराह रास्त खुद बात करूंगा। अब कल उन्होंने जो ज़बान उन्होंने बाकायदा जलसे में अली बिन गंडापुर ने जो इस्तेमाल की थी मरियम नवाज़ के हवाले से और फिर इदारों के हवाले से, आज उससे ज़्यादा सख्त अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की है। अब देखना ये है कि आगे मामला किस तरफ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और भी वाज़ेह करना चाहूँगा, आप लोगों ने अंदाज़ा किया होगा कि पिछले तकरीबन एक हफ्ते के बाद से कल भी जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो इजलास हुआ है उसमें आप लोगों ने नोट किया होगा, उस इजलास में तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सूबाई असेंबली के अरकान सूबाई असेंबली थे उनमें से अक्सर ने बाकायदा खुल के बोलना शुरू किया है और उन्होंने किसी और के खिलाफ नहीं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के हवाले से बात की है। उन्होंने खुल के बात की है कि कहाँ क्या कुछ होता रहा है, उनके साथ क्या होता रहा है, इमरान खान के ऊपर होने वाले मामला के हवाले से। तो अब कोई फर्द वाहिद नहीं रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली के मेंबरान ही नहीं रहे हैं या फिर पार्लियामेंटेरियंस ही जो है इसको तनकीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं केपी असेंबली के अंदर से भी। और उससे भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल ये है नाजरीन कि जिस तरह बलूचिस्तान में चंद दिन पहले आप लोगों ने देखा कि हालात कशीदा हो गए, वहाँ 37 से ज़ायद बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से शहीद किया गया। उन अलाइदगी पसंद जो लोग हैं बलोच, उनकी जानिब से शरपसंद कहा जाए तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा। उन्होंने बेगुनाह कई लोगों को भी मारा है और बेगुनाह लोगों का कत्लाम जो है किसी सूरत कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो खैर अब उसके बाद जो है अब केपी के अंदर भी सूरत हाल जो है वो थोड़ी गंभीर है। लकी मरवत में अजीब व गरीब किस्म के नारे और फिर वहाँ लोगों की जानिब से एहतजाज करना, अदम एतमाद का इजहार करना इदारों के ऊपर, ये एक तशवीशनाक अमल है। मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पर सोचें, बात करें, हुकूमत को एंगेज करें, हुकूमत से काम ले लें और किसी तरीके से जो हैं रियासत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को उनके मुतालबात तस्लीम करके उनको उनको बाकायदा गले से लगाकर हल किया जाए, न कि दीवार से लगाकर। दीवार से लगाने से मामला ख़राब होंगे, आप गले लगाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी ताकि रियासत को कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वरना बहुत देर होगी, चीज़ें संभालना मुश्किल होगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि नाज़रीन इस वक्त आप लोगों को मालूम है
کہ وزیر اعظم پاکستان خود چل کر مولانا کے پاس گئے چند دن پہلے. اس سے پہلے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جو گیم چینجر جن کو کہا جاتا ہے, جو مفاہمت کے بادشاہ جن کو کہا جاتا ہے, وہ سب سے پہلے دوڑتے ہوئے مولانا کے پاس جو ہیں وہ پہنچ گئے. ان کو ایک جدید جو ہیں ایک انہوں نے رائفل بھی انہوں نے تحفے میں دے دیا. پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف چل کے ان کے پاس گئے, ان کو کہا کہ ملک کی بقا کے خاطر, معیشت کی خاطر آپ بیٹھیں, ہم سے بات کریں, آپ کے مطالبات ہم تسلیم کریں گے. مولانا سے ہونے والی اور طویل ڈسکشن کے بعد مولانا نے کہا کہ ہم ذرا سوچتے ہیں. پھر کہا گیا کہ مولانا نے بہت چیزیں مانی ہیں, مولانا جلد حکومت کا حصہ بنیں گے, مولانا نے چیزیں تسلیم کی ہیں. یہ خبریں سامنے لگی, یہ چہمگویاں کرنا انہوں نے حکومت کی جانب سے ہی شروع کیے گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے یہ خود شوشہ چھوڑا تھا کہ مولانا نے ہماری بات کو تسلیم کیا ہے, جلد حکومت کا حصہ بنیں گے. وہ اس لیے کہا گیا تھا کہ تاکہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ مشتعل ہوں گے, پھر مولانا کے خلاف سوشل میڈیا میں کمپین چلائیں گے, اور پھر ہونے والی جو گفتگو ہوگی اس کا ہم اکٹھا کر کے مولانا کے پاس پہنچائیں گے. دیکھیں جن کے آپ ساتھ کھڑے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اس لیے مولانا کے حوالے سے خبریں چلائی گئی کہ مولانا تقریباً حکومت کا حصہ بننے والے ہیں. لیکن ممکن ہے مولانا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہ بھی رہے تھے, کیونکہ ان کو باقاعدہ وفاق کے اندر بھی بلوچستان کے اندر بھی حصہ ملنے والا تھا. لیکن ان کے پارٹی والوں نے مولانا کو کہا کہ اس حکومت کا حصہ بننا جو ہے وہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے, تو لہٰذا فی الحال اس طرح کا کوئی رسک ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو 4 وفاق میں ہمارے ذرائع کے مطابق وزارتوں کی آفر ہو چکی تھی, اور مولانا کو کہا گیا تھا کہ آپ کو بلوچستان حکومت کا حصہ بھی بنایا جائے گا. لیکن ان تمام آفرز کو مولانا کی مرکزی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے مولانا کے ساتھ مل کر ان کو سمجھا کر اس کو ریجیکٹ کر لیا. اور یہ تمام معاملات ہونے کے بعد جو ہیں باقاعدہ آج کھر کے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے, اور مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ تھے, اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور رہیں گے ساتھ. اب یہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے واضح طریقے سے کہا جا چکا ہے. اب اس کی وجہ کیا بنی ہے کہ ان کی رہائش گاہ میں ایک ملاقات ہو چکی تھی ذرائع کے مطابق کے, اور وہ ملاقات ہو چکی ہے مولانا فضل الرحمان کی سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کے ساتھ ایک ملاقات ہو چکی ہے. ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں باقاعدہ بات چیت کے بعد جو ہیں سیاسی امور پر بات چیت کی گئی, اور مولانا نے یہ واضح کر دیا کہ اس حکومت کے ساتھ ہم حصہ کسی صورت نہیں بنیں گے. اس حکومت کے ساتھ حصہ بننا ایسا ہے کہ جیسے عوام کے مفادات سے متصادم یہ حکومت ہے, اور یہ عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یہ مولانا نے واضح طریقے سے کہا. اب مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس حکومت کا حصہ بننا سیاسی موت ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں اس حکومت کی کوئی بھی قانون سازی کرنے کی وہ کوشش کریں گے غیر آئینی طریقے سے, کوئی بھی طریقے سے اس آئین سازی کا کم سے کم ہم حصہ نہیں بنیں گے. یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی ججوں کے کو مسجد سپریم کورٹ میں بڑھانے کے حوالے سے, اور دیگر قانون سازیاں جو کرنا چاہ رہے تھے, اب اس پر بھی جو ہے رکاوٹ پیدا ہو گئی. مولانا فضل الرحمان کے 6 نشستوں کے بغیر جو ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے, تحریک انصاف کے بندوں کو توڑ نہیں سکتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے پیدا ہو چکی ہے. اچھا, وزیر اعظم کے ساتھ ایک ملاقات ہو چکی ہے بلاول بھٹو زرداری کی, اور اس میں پارٹی کی پیپلز پارٹی کے وفد نے باقاعدہ مل کے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے وزیر اعظم کے ساتھ. اور ان کے وفد میں سید نوید قمر اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب بھی شامل تھے. اور اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار, وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عطا اللہ تارڑ, اور پھر ان کے ساتھ اٹارنی جنرل بھی شریک تھے. طویل بہت سے معاملات پر ڈسکس ہو چکی ہے. وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے اہم اتحادی جماعت تھے, اس نے ملکی معیشت کو استحکام بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. اور پیپلز پارٹی کو جو وفد تھا بلاول بھٹو زرداری کی باقاعدہ سربراہی میں, انہوں نے حکومت کی جانب سے جو معاشی اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں اس پر اعتماد کا اظہار کیا. یہ خبر ہے. اچھا, شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے خبر سامنے آ چکی ہے. سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ بدقسمتی سے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو ماشاء اللہ دور میں بھی نہیں ہوئے. جلسے میں علی امین گنڈاپور نے عوام کی کوئی بات نہیں کی, صرف گالم گلوچ اور الزامات لگائے. یہ انہوں نے باقاعدہ واضح طریقے سے کہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی آئین و قانون کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, یہ وہ واضح کر چکے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.